ये इसी के साथ अब खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का रुख कर लेते हैं, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से संवाददाता जुड़ते हैं और खास गतिविधियों की जानकारी देते हैं। यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं के साथ हमारे साथ श्रीनगर से अजहर हुसैन भी जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, आपके पास आते हुए उत्तर प्रदेश की आज क्या कुछ खास खबरें हैं राघवेंद्र, और राजधानी लखनऊ की क्या कुछ खास हलचल? बिल्कुल मनीषा, अगर लखनऊ की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में हैं और तमाम जनप्रतिनिधियों से और आम नागरिकों से भेंट मुलाकात के लिए उनके समय आरक्षित किए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर दौरा भी है, जहां 30 मई को पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है कि वो आने वाले हैं। इसको लेकर सीएम योगी वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे और ऐसी संभावना व्यक्त की गई है कि पीएम मोदी जब कानपुर आएंगे तो जो पहलगाम हमले में मारे गए थे शुभम, उनके परिवार के लोगों से भी पीएम मोदी मिल सकते हैं। तो सीएम योगी का आज कानपुर दौरा भी रहेगा। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ कैंसर इंस्टीट्यूट में जिस तरह से आग की घटना सामने आई थी, तो ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, सूबे के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उस पर उन्होंने जांच बैठाया है, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। वहीं एक लखनऊ की बेहद अहम खास खबर है, यहाँ पे 100 अपात्रों को राशन वितरण की बात सामने आई है। उसके बाद से जांच टीम इसमें जांच में जुट गई है कि कितने अपात्रों को खाद्यान्न घोटाले के तहत यहाँ पे राशन वितरित किया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो राशन वितरण कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, उसमें किस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों की मिली भगत से किस तरह सेंध लगाई है और पात्रों को किस तरह से राशन बांटा गया है, इसकी जांच में टीमें जुट गई हैं। वहीं लखनऊ की बात कर लें तो यहाँ पे जो निजी शिक्षण संस्थान है, जो गरीब बच्चों को जितनी सीटों पे नामांकन करना चाहिए वो नामांकन नहीं कर रहे थे, दाखिला उनका नहीं ले रहे थे, उसको लेकर डीएम विशाख जी ने तमाम विद्यालयों को नोटिस जारी की है और गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए इन कॉन्वेंट विद्यालयों से बात की है। तो संभावना है कि गरीब बच्चे भी उसी अनुपात में उनका नामांकन होगा जिस अनुपात में सरकार द्वारा पूर्व समय में तय किया गया था। इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो जो रामजी लाल सुमन हैं, सपा के सांसद हैं, जिस तरह से करणी सेना द्वारा उनका विरोध प्रदर्शन किया गया, संसद में जिस तरह से उन्होंने वीर सांगा पे आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, तो उन्होंने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तो कोर्ट में आज सुनवाई होनी है, देखना होगा कि रामजी लाल सुमन के फैसले पे क्या आज निर्णय आता है कोर्ट का। वहीं अगर मौसम की बात कर लें तो पीलीभीत, बदायूं और जो आगरा का क्षेत्र है, बिजनौर का क्षेत्र है, वहाँ पे 3 दिनों तक तेज आंधी और बारिश के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर स्वास्थ्य महकमे की ही बात करें तो लखनऊ के लिए एक दुखदायी खबर है कि बुरी खबर है कि यहाँ पे कोरोना का पहला पॉजिटिव केस कल पाया गया था। जो धार्मिक स्थलों पर गया था, उसकी तबीयत जब बिगड़ी तो उसको पीजीआई में जब भर्ती कराया गया तो उसकी कोविड जाँच में कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो एक तरह से कोरोना लखनऊ में भी दस्तक दे चुका है। अब ये कहना होगा कि सभी को सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। जी मनीषा। ठीक है अजहर, आपके पास आते हुए अजहर, घाटी की हलचल को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ आज की प्रमुख खबरें? देखिए मनीषा, अगर हम घाटी की बात करें, सबसे पहले जो कल जो पहलगाम में कैबिनेट जो मीटिंग है वो आयोजित की गई, लेकिन उसके बाद में आज एक बार फिर जो है गुलमर्ग में यही कैबिनेट मीटिंग जो है वो अंजाम दी जाएगी। लेकिन इस कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ सामने आया, लेकिन उससे पहले जो है एक बड़ा अपडेट यह है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है वो अभी जम्मू कश्मीर के दौरे पे है। वो 29 और 30 को जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे और ये मीटिंग जो है सबसे पहले इसके दौरा जो होगा शाम को वो पहले जम्मू पहुंचेंगे, तकरीबन 6 बजे के करीब वो सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग जो है उसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें इंटेलिजेंस विंग और बाकी चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ जो मुख्य इस दौरे का जो मीटिंग रहेगी वो अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने जा रही है और उसके पेश नजर क्या कुछ इंतजामात करने हैं और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी के कितने कड़े इंतजामात करने बाकी है और सिक्योरिटी सिनेरियो को देखना है। तो इस हवाले से भी ये जो दौरा है खास माना जा रहा है। और ये 29 मई को शाम को पहले अमित शाह जी जम्मू पहुंचेंगे और उसके बाद में
30 मई का जो प्रोग्राम है उनका, तो 30 मई वो पुंछ राजौरी जहां पे एलओसी के सटीक वाले इलाके जहां पे जो शेलिंग के जो पाकिस्तान की शेलिंग और फायरिंग की वजह से जितने भी वहां पे नुकसान हुआ है, पर्टिकुलरली जो भी जाने गई हैं उनके परिजनों से मिलेंगे और साथ ही साथ जिनको नुकसान हुआ है या जख्मी हुए हैं उनसे मिलने जाएंगे। तो आपको ये भी मैं बता दूं कि इससे पहले जब पहलगाम पे अटैक हुआ था, बाइसन अटैक हुआ था, इससे पहले अमित शाह जी वहां पे पहुंचे थे, अगले ही दिन वो वहां पे पहुंचे थे और इस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जम्मू कश्मीर का अमित शाह जी का पहला दौरा रहेगा। ये बड़ी खबर है सबसे सामने आ रही है। अब हम चलते हैं कल की खबर की ओर। जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कल कैबिनेट की मीटिंग ली और कैबिनेट मीटिंग के बाद में हालांकि वो रात भर पहलगाम में ही रहे और लेट आवर्स में वो स्टेक होल्डर्स से वहां पे फिर से मिले और वहां के जितने भी टूरिज्म से वाबस्ता लोग थे, चाहे होटलियर्स थे, रेस्टोरेंट वाले थे, सबसे वो मिले और ट्रेड यूनियन से मिले तो उनसे उन्होंने बात की और कहीं ना कहीं ये जो कैबिनेट मीटिंग का आयोजित करना पहलगाम में और उसके बाद में फिर साइकिल राइडिंग करना अपने बेटे के समेत वहां पे पहलगाम के मार्केट में साइकिल राइडिंग करना, तो ये एक चीज का इशारा था कि वो टूरिज्म को आमंत्रित करना चाहते हैं कि एक बार फिर आ जाए। अब घाटी में वो सिचुएशन बदल गई है, उस चीज को लेके ये कैबिनेट मीटिंग जो है वहां पे आयोजित की गई और रात भर जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपनी फैमिली समेत जो है वो पहलगाम में रहे और आज दिन ये खास रहने वाला है कि चीफ मिनिस्टर एक बार फिर जो है जो नॉर्थ कश्मीर का गुलमर्ग जो भी एक टूरिस्ट स्थल है वहां पे एक मीटिंग लेंगे जहां पे अधिकारी रहेंगे, जहां पे जो है स्टेक होल्डर्स रहेंगे और उसके साथ साथ जितने भी बड़े बड़े इंटेलिजेंस सिक्योरिटी वगैरह वो मिलेंगे। और आज जो कैबिनेट मीटिंग है उसमें खास ये बात है, एक तो जरूरी बात है कि टूरिज्म को बूस्ट करने की जो मांग है वो कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी यहाँ पे मीटिंग लेनी जानी है। कल की मीटिंग की हाइलाइट्स के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि जो फैसले लिए गए, अहम फैसले लिए गए कि बाइसरंग इलाके में जिस तरीके से 26 निहत्थे टूरिस्टों की वहां पे हत्या की गई तो उनकी याद में एक मेमोरियल तैयार किया जाएगा उसी बाइसरंग इलाके से, ताकि वहां पे जब भी ये दिन आ जाए और उनको श्रद्धांजलि वहां पे दी जाए। और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज थे, जो उनका डीएनएस था 2% जो था वो भी अब उनके लिए लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ जो टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए ये एक जो कल की मीटिंग थी वो अहम थी। और अगर हम इसके साथ साथ जो है मौसम के हवाले से बात करें, क्योंकि मौसम के हवाले से अगर हम बात करते थे वो तो आखिर में करते थे, लेकिन कल का जो मौसम था तेज आंधियां और हिल स्टार्म की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जो आम जनजीवन वो प्रभावित हुआ है और उसके पेश नजर जो दक्षिणी कश्मीर का त्राल इलाका है वहां पे जो है काफी जो तेज हवाएं हुई और उस तेज हवाओं के नतीजे में कई एक जगहों पे जो है बड़े बड़े जो पत्थर है वो गिर गए, सड़कों के ऊपर गिर गए, लेकिन वहां पे एक जो खातून थी वो उसके जद में आ गई और पेड़ के नीचे आ गई और वो वहां पे उसकी जो है मृत्यु वहां पे घोषित हुई। और इसी तरीके से अगर पीर पंचाल एरिया की बात करें तो वहां पे भी लगातार जो है बारिशें और तेज हवाओं और हील स्टॉर्म वहां पे भी हुआ और वहां पे भी बताया जाता है कि एक जो खातून है वो हालांकि जख्मी है, उनको आनंद हॉस्पिटल लिया गया और वहां पे अभी उसकी जो हालत है ठीक है, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं इस कल की इस तेज आंधी की वजह से जो है आम जनजीवन जो है बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पुलवामा के कई एक इलाकों में जो है काफी सारे जो रास्ते सड़कें हैं वो पानी के अंदर आ गए हैं और काफी सारे रूट्स को जो है डाइवर्ट किया गया है कि लेट आवर्स में एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ कि एक गाड़ी जो है वो बिल्कुल गायब भी हो जाती है, एक ड्रेन के अंदर चली जाती है क्योंकि वहां पे पानी का इतना बहाव था, वो उसके अंदर चली जाती है, वो पूरी गाड़ी जो है उसके अंदर गायब हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कल के मौसम की मार की वजह से जो घाटी का जो सिचुएशन है वो दूसरी जानिब नजर आ रहा है। तो इसी सिलसिले में अगर हम मौसम विभाग का माने तो मौसम विभाग ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक जो है तेज हवाओं और बारिश का सिलसिला जो है लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच एक राहत की सांस ये ली कि जिस तरीके से तपती हुई गर्मी थी, अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में तकरीबन 40 से 42 तक जो पारा जो चला गया था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली, गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली। इसी
इसी तरीके से अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में 30 से 33 डिग्री तक जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया था, तो उससे भी जो है राहत की सांस ली गई। लेकिन दूसरी जानिब जो कल जो तेज हवाओं का सिलसिला हुआ, कहीं एक जगहों पे जो है हील स्टॉर्म यानी ओलाबारिश भी हुआ, जिसकी वजह से काफी सारे जो किसानों की जो खड़े फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कई एक जो लीडर है, जो सीपीआईएम के कभी बहुत सारे लीडर है जिन्होंने हमेशा जो किसानों की बात करते थे, उनकी तरफ से भी प्रेस रिलीज कुछ बयान सामने आए कि लगातार वो मांग कर रहे थे क्रॉप इंश्योरेंस को लेके कि किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि जो मौसम की मार की वजह जो उनको नुकसान उठाना पड़ता है या मंडियों में जिस तरीके से अभी हालत है, फसल की हालत है, उसको रोका जाए। और इस हवाले से भी उन्होंने सरकार से मांग की कि जो उन्होंने कहा था कि इनको क्रॉप इंश्योरेंस या वगैरह मिलना चाहिए, उस पर भी अमल होना चाहिए। जी मनीषा। ठीक है राघवेंद्र, कोरोना के मामलों पर आपसे चर्चा हो रही थी और ऐसे में अब देखिए ये काफी गंभीर विषय है कि कोरोना का केस अब उत्तर प्रदेश में भी सामने आ गया है। तो ऐसे में अगर कोरोना की स्थिति देखिए गंभीर होती है तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना ज्यादा अलर्ट, और देखिए कोरोना के साथ साथ मौसम में भी जो अनियमित बदलाव हो रहा है वो भी काफी ज्यादा चुनौतियां खड़ा कर रहा है। तो इन तमाम स्थितियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को किस तरह के निर्देश मिले सरकार से? बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिला, कभी गर्मी तो कभी बूंदाबांदी, कभी आंधी, कभी ओलावृष्टि, उसको लेकर स्वास्थ्य पे व्यक्तियों के बहुत बुरा असर पड़ा और स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। और यही कारण था कि स्वास्थ्य विभाग पहले से अपनी तैयारियों को किया हुआ था, ताकि हीट स्ट्रोक की अगर किसी को शिकायत आती है या अन्य मौसम से संबंधित बीमारियां आती हैं तो उनके इलाज में कोई दिक्कत न हो। अलग अलग वार्ड भी बनाए गए थे। और कोरोना में देश का जब पहला मामला आया तभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक की और उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने भी विभागीय बैठक की। सारे सीएमओ के साथ भी उन्होंने बैठक की और प्रदेश के सारे अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया कि आप अलग से कोरोना वार्ड बनाकर अभी से ऑक्सीजन सिलेंडर या अन्य जो भी ज़रूरत हो सकती है इस वेरिएंट से निपटने के लिए उनकी तैयारियों को रखें और हर अस्पतालों में बेड का उचित प्रबंधन रहे, ताकि जब कोरोना का केस बढ़े, मरीजों की संख्या बढ़े तो किसी को इलाज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आए। तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों को किए हुए है। और जो पिछली बार कंट्रोल रूम बना था उससे भी बातचीत चल रही है कि अगर कोरोना के केसेस बनते हैं, हमें महंगे रुपये अस्पताल, अस्थायी अस्पताल बनाने पड़ते हैं, कमांड हॉस्पिटल, तो वो भी बनाए जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, अपनी तैयारियों में लगा हुआ है कि कहीं से भी कोरोना के केसेस जब बढ़ें तो किसी भी नागरिक को इलाज में कहीं से कोई कमी न रहे। इसके अलावा अगर ऑन एन एवरेज आंकड़ों की बात करें तो देखिए गौतम बुद्ध नगर में भी एक केस सामने आया था। तो अगर ऑन एन एवरेज आंकड़ों की बात करें तो अभी तक उत्तर प्रदेश में कितने एक्टिव केसेस है कोरोना के? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो 9 के आसपास में कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो एक लखनऊ में पाया गया था, नोएडा में पाया गया था, गाजियाबाद में पाया गया, एक मुरादाबाद में पाया गया। तो एवरेज 9 है पूरे प्रदेश में अभी तक जो कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। हालांकि और जांचें बढ़ाई जाएं तो हो सकता है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो सके, लेकिन अभी तक देखा गया है कि जो लोग घूमने कहीं गए थे, धार्मिक स्थलों पे या अन्य स्थलों पे पर्यटन के रूप में कहीं घूमने गए थे, भीड़ भाड़ क्षेत्रों से जो लोग लौट कर आए हैं बाहर से, उन्हीं में अभी ये लक्षण पाए गए हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर अभी से जागरूक रहते हैं तो आप सावधानी बरतते हैं तो अपना बचाव कर सकते हैं। ठीक है अजहर, आपके पास एक बार फिर से आते हुए, अजहर मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है और मौसम को देखते हुए पर्यटन विभाग की तरफ से पर्यटकों को किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है? देखिए लगातार जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कल शाम, जिस तरीके से तेज आंधी और बारिशों की वजह से जो आम जनजीवन है कहीं प्रभावित हुआ है कई एक क्षेत्रों में, लेकिन उसके बाद में मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक हफ्ते तक जो है ये बूंदाबांदी, ये तेज हवाओं का सिलसिला लगातार जारी हो सकता है। साउथ कश्मीर के जो कल शाम की जो तेज हवाओं जो सिलसिला है वो जारी रहा और उसके बाद में जो हिल स्टॉर्म भी हुआ
कई जगहों पे जो क्लाउड बर्स्ट है वो भी हुआ है। उसकी वजह से जो साउथ कश्मीर का शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम के कई एक क्षेत्रों पे जो है वहां पे बुरी तरीके से जो हवाओं का जो प्रकोप है वो हुआ और उसकी वजह से काफी सारा वहां पे नुकसान भी हुआ। जिस तरीके से हमने अभी तज़किरा भी किया कि जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके में एक जो खातून है उसकी भी मौत वहां पे वाक़ा हुई क्योंकि उसके ऊपर जो है पेड़ उसके नीचे आ गया। तो इसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर के बाकी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पे भी सिचुएशन यही है। अगर हम यातायात की बात करें, हालांकि मगर रोड जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है NH-44, हालांकि वहां पे ट्रैफिक जो है आवाजाही चल रही है, उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। लेकिन मगर रोड जो एक मुतबादिल रोड है, दूसरा रोड है, ऑल्टरनेट रोड है जम्मू के लिए, वो यातायात के लिए बंद कर दिया गया। वहां पे कई एक जगहों पे जो है इरोजन हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई है। हालांकि बीकन और नेशनल हाईवे अथॉरिटीज लगी हुई है उसको क्लियर करने में, लेकिन फिलहाल जो है उस रोड को भी यातायात के लिए भी बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब अगर हम किश्तवाड़ रोड की बात करें तो वहां पे भी कई एक जगहों पे जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है और जिसकी वजह से भी वो रोड जो है NH-244 है उसको भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग का भी मानना है कि अगले एक हफ्ते तक लगातार इस तरीके का जो मौसम है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच जो एक बुरी खबर यह है कि किसान के लिए जो बुरी खबर यह है कि किसान लगातार जो मौसम की मार जो है वो झेल रहा है। एक तरफ से जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो GDP जो अभी सामने आई है, कुछ परसेंटेज जो सामने आई है, जो आज से कई साल पहले जो 28% तक था, लेकिन अभी आज की डेट में वो जो सर्वे रिपोर्ट है, एक टीम होती है, तो उन्होंने 20% तक इस GDP को बताया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से मौसम की मार और दूसरी जानिब से जो मंडियों का जो हाल है, जो रेट्स के हवाले से है, फसलों का हाल है, तो उस वजह से जो किसान है काफी परेशान यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि डिपार्टमेंट की ओर से काफी एडवाइजरी भी जारी की हुई है, लेकिन किसान का मानना है कि एक तरफ से जो मौसम है, दूसरी जानिब से जो पेस्टिसाइड जो छिड़कने वाली दवाई है वो सब स्टैंडर्ड होने की वजह से उनकी जो फसलें हैं आए रोज वो खराब होते जा रहे हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी फ्रूट का सीजन आने वाला है और इस फ्रूट का सीजन जो है पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर और घाटी के लिए ये अहम माना जाता है। अभी का जो सीजन है वो चेरी का है और चेरी को भी हमने देखा कि जब ग्राउंड जीरो पे गए, हमने भी कई किसानों से बात की, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि मार्केट वैल्यू इसकी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो चेरी की जो फसल है, जो फर्स्ट जो क्रॉप होता है घाटी का, उसकी जो रेट है वो कम दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से जो किसान है वो भी परेशान नजर आ रहा है। क्यों आपको ये भी मैं बता दूं कि चेरी का जो लाइफ होती है वो काली 2 या 3 दिनों तक हो जाती है और इसी बीच अगर वो 3 दिनों तक कई एक मंडी तक ना पहुंचे या रेट की वजह से अगर वो मंडियों में रुक जाती है तो वो 3 दिनों तक ही वो खराब होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर जो है किसान यहाँ पे परेशान नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की मार की वजह से, अगर तपती हुई धूप की वजह से आम जनजीवन जो है थोड़ी सी उसमें राहत मिली थी, लेकिन दूसरी जानिब से जो तेज हवाओं का प्रकोप है वो या बारिशें या ओलावृष्टि की वजह से किसान जो है काफी परेशान यहाँ पे नजर आ रहा है। हालांकि एडवाइजरी जारी की हुई है, NDRF टीम जो है इंतजामिया की जानिब से NDRF टीम कंट्रोल रूम हर जगह पे तैनात किए गए हैं और हर एक जगह पे जो है रेस्क्यू टीम, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस लगी हुई है, किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए तैयार है। अभी हम बात कर रहे थे पहलगाम जो बडगाम से पुलवामा रोड है, तो वहां पे कई एक जगहों पे जो है रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। सबसे पहले वहां पे NDRF टीम और जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची है वहां पे रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि वहां पे काफी सारी जो गाड़ियां हैं वो पानी के अंदर चली गई है, जिनका अभी पता नहीं लग रहा है। जी ठीक है सर। राघवेंद्र, आपके पास एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। राघवेंद्र, देखिए इस बार मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि समय से पहले ही मानसून दस्तक दे सकता है और जैसा कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिला है, क्या कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश में भी बनते हुए नजर आ रहे हैं? मनीषा, हर बार ऐसा सुनने को आता है कि मानसून इस बार सप्ताह भर पहले आ जाएगा, लेकिन पर्यावरण में जिस तरह का बदलाव देखने को मिला है, क्लाइमेट चेंजेस जिस तरह से हो रहे हैं, हिम ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं, उसको देखकर ये लगता है कि
जो भी मौसम है, जो मौसम का बदलाव है, हर बार एक महीने पीछे दिखाई देता है। अगर हम गर्मी की बात करें तो गर्मी ये जून जुलाई तक चली जाती है, गर्मी अगस्त में भी पड़ने लगती है। इसके अलावा जाड़े की बात कर लें तो लगभग मार्च तक आदमी को थोड़ा बहुत ठंड लगता रहता है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं और मौसम विभाग की जो अलर्ट जारी होते हैं या जो चेतावनी दी जाती है या जो बताया जाता है वो बहुत सटीक नहीं बैठता है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की गई है कि इस बार पश्चिमी विक्षोभ के वजह से हो सकता है कि मानसून सप्ताह भर पहले आए। अगर सप्ताह भर पहले मानसून आता है तो इतना ज़रूर है कि धान की फसलें अच्छी होंगी या जो भी उस सीजन में फसलों की बुआई होगी, जो भी बोए जाएंगे, जो भी फसल रुपाई की जाएगी वो अच्छे मौसम होंगे। और किसान, चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषक जब उन्नत होगा तो देश उन्नत होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन देखना होगा, चूँकि महाराष्ट्र में इस बार जो बारिश हुई है 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं माना जाता कि वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन क्षेत्रों में कभी बारिश नहीं होती थी उन क्षेत्रों में बरसात हो रही है, और जिन क्षेत्रों में खूब बारिश होती थी वहाँ सूखा पड़ गया। जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी वहाँ बाढ़ आने लगे। तो एक ऐसा बदलाव है जो मौसम विभाग के लिए भी एक चुनौती या एक बना हुआ है कि इन चुनौतियों से वो पार कैसे करें। अगर एक सप्ताह पहले मानसून आता है तो ये देश के लिए बहुत ही हितकर होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और मनीषा देना चाहेंगे कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद से अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, छठे तले तक 6 मंदिर बनकर अब तैयार हैं। सारी मूर्तियां, राम दरबार भी बनकर तैयार है। आगामी इसी 5 जून को ये सभी 6 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और संभावना है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे। और वहीं नवंबर में जो पताका है मंदिर का वो विराजमान किया जाएगा और उसमें पीएम मोदी के आने की सूचना है। जी मनीषा। ठीक है, दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिपोर्टर्स लाइव में, जिसमें लगातार हमारे साथ कुछ खास संवाददाता जुड़ते हैं और अपने अपने क्षेत्रों की खास जानकारियों को साझा करते हैं। और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र सिंह राणा जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, चारधाम यात्रा का अपडेट देते हुए आप प्रदेश की प्रमुख खबरों से रूबरू कराएं। देखिए, आज जो सबसे बड़ी खबर है और जिस तरीके से धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सुबह 11 बजे जो है वो शुरू होनी है। और बैठक में जिस तरीके से तमाम मंत्री और अधिकारी जो है वो मौजूद रहेंगे और कई सारे मुद्दों पर जो है वो चर्चा होगी और कई मुद्दों पर जो है आज फैसला जो है वो हो सकता है। जिस तरीके से जो पंचायती चुनाव हैं उसमें जो है काफ़ी लेट लतीफ़ी जो है पहले ही सरकार के द्वारा जो है वो कर दी गई है। और 6 महीने तक जिस तरीके से जो प्रशासक पंचायत पर बैठाए गए थे उनका कार्यकाल भी मंगलवार देर रात जो है वो खत्म हो चुका है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज कैबिनेट बैठक में इस पर जो है वो चर्चा हो सकती है। उसको लेकर भी जिस तरीके से प्रस्ताव जो है वो आ सकता है। हालांकि माना यह जा रहा है कि जुलाई में भी चुनाव किए जा सकते हैं, लेकिन उस पर अभी जो है आज सरकार जो है वो फैसला लेगी कैबिनेट में। और ये माना जा सकता है कि अभी जो है प्रशासकों का कार्यकाल जो है या तो सरकार आगे बढ़ाएगी या तो फिर चुनाव को लेकर जो है वो निर्णय जो है आज कैबिनेट में जो है वो ले सकती है। दूसरा, अगर कैबिनेट के अगर फैसले की अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो 23 खेल अकादमी हैं उस पर जो है वो आज फैसला जो है वो कैबिनेट में हो सकता है। जिस तरीके से सरकार वहां पर जो जितने भी जो खेल अकादमी हैं उनको बनाने की जो सरकार की ओर से जो कोशिश की गई थी, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार में हो, हल्द्वानी में हो, तमाम सारे जो खेल अकादमी हैं उनको बनाने की और नाम चेंज को लेकर जिस तरीके से जो चर्चाएं प्रदेश में चल रही थी उसको लेकर जो है वो उसको लेकर जो है वो फैसला जो आज कैबिनेट में हो सकता है। तीसरा, जिस तरीके से जो काफ़ी लंबे समय से जो अवैध अतिक्रमण पर जिस तरीके से जो कार्रवाई लगातार चल रही है, साथ ही जो एविलेटेड जो रोड जो देहरादून रिस्पना से जो बनकर तैयार होनी है उसको लेकर जिस तरीके से पहले ही जिस तरीके से जिला प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई जो की जा रही है उस पर भी आज फैसला हो सकता है कि किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण है, जो अवैध तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई जो है वो की जाए। उसको लेकर कैबिनेट में जो है वो आज फैसला हो सकता है। दूसरा, बड़ी खबर की अगर बात की जाए, जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है जिस तरीके से सुचारू रूप से जो है वो लगातार चल रही है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहाड़ों में बारिश के चलते भी जिस तरीके से जो है यात्रा को सुचारू रूप से जो है वो चलाया जा रहा है। और अभी अगर बात की जाए तो लगभग 11 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर चुके हैं और
लगातार श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन के लिए चार धाम पहुंच रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस तरीके से केदारनाथ धाम में जो है वो श्रद्धालु पहुंचे हैं, लगभग 5 लाख के करीब जो है वो श्रद्धालुओं ने दर्शन जो है वो केदारनाथ में कर चुके हैं। वहीं गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से जो है वो श्रद्धालु जो हैं वो दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सरकार और प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग की ओर से भी लगातार जिस तरीके से अलर्ट जो किया जा रहा है, ऑरेंज अलर्ट प्रदेश में किया गया है, ऐसे में उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से मुस्तैद जो है वो दिख रहा है। प्रशासन की टीमें जो है अलग अलग चौराहों पर जो है वो दिखाई दे रही है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो उसमें जो है यात्रियों को सुलभ व्यवस्था जो है देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जिस तरीके से अलर्ट किया गया है तो ऐसे में अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, रोड बंद है, इस तरीके की कोई दिक्कतें अगर आ रही हैं तो उनको सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को जो है वो भेजा जा रहा है, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अब माना यह जा रहा है कि अब ये मई और ये जून का जो आने वाला जो महीना है ये काफ़ी पीक जो है वो यात्रा को लेकर जो है वो रहने वाला है, क्योंकि अब जैसे जिस तरीके से स्कूलों में छुट्टियां जिस तरीके से बच्चों की रहने वाली है, तो ऐसे में ज़्यादातर श्रद्धालु और जिस तरीके से जो है चारधाम की ओर जो है वो रुख करेंगे। और क्योंकि जिस तरीके से बुकिंग्स की अगर बात की जाए तो मई महीने में जिस तरीके से हेली सेवा की बुकिंग पहले ही जो है वो हो चुकी थी, अब जून की महीने की बुकिंग से जो है वो शुरू हो चुकी है और काफ़ी संख्या में जिस तरीके से जो है हेली सेवा की बुकिंग्स भी लगातार हो रही है और रजिस्ट्रेशन भी चारधाम यात्रा को लेकर जो है श्रद्धालु कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब जो जून का जो ये महीना है ये काफ़ी पीक रहने वाला है, काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा का रुख जो है वो कर सकते हैं। उसको लेकर देखा जा रहा है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार की ओर से जो है वो की जा रही है। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा जिस तरीके से चल रही है उसमें भी लगभग जिस तरीके से 40,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो किया है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए भी कई सारे श्रद्धालु जिस तरीके से हेमकुंड साहिब का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसको लेकर भी पूरी तैयारी जो है प्रशासन और सरकार की ओर से जो है वो की गई है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से अभी प्रदेश में जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो आज भी जताई गई है। प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने की आशंका भी जो है मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। खासतौर पर जो चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, बागेश्वर और नैनीताल, इन जगहों पर जो है हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। और जिस तरीके से सुबह भी जिस तरीके से काले बादल जो है वो यहाँ पर भी छाए हुए थे और प्रदेश के कई हिस्सों में इसी तरीके का नजारा जो है वो देखने को मिल रहा था। मौसम विभाग का मानना है कि अभी जिस तरीके से कई हिस्सों में जो है हल्की से मध्यम बारिश होने के चलते जो है तापमान में जो है काफी गिरावट जो है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी जुड़ चुके हैं। राजकुमार, तो देश और दुनिया की प्रमुख खबरों की जानकारी दें और साथ ही साथ आज राजधानी दिल्ली में देखिए बड़ी बैठकें हैं, उनको लेकर क्या कुछ खास अपडेट? देखिए मनीषा, दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर है अगर उसकी बात करें तो स्पेस एक्स, अगर बात करें तो स्पेस एक्स ने अपनी एक कार्य योजना बनाई। एलन मस्क की कंपनी है और उन्होंने एक ग्रह से दूसरे ग्रह ट्रैवलिंग करने के लिए एक उपकरण जो है उसको छोड़ा, लेकिन आधे घंटे के बाद वो जैसे ही पृथ्वी की कक्षा में वापसी रिटर्न में जैसे पृथ्वी की कक्षा में वो वापस आया तो वो कहीं ना कहीं नेस्तो नाबूद हो गया। अब उसका जो मलबा है वो किन देशों में गिरेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन उसकी संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि वो हिंदुस्तान की कुछ जो इलाके हैं उनमें भी वो मलबा गिर सकता है। तो ये पूरी दुनिया की एक बड़ी खबर है। स्पेस एक्स की तरफ से कहा गया है कि हम लोग मायूस नहीं है। ये 8वां उनका उपयोग था। एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच किस तरीके से लोग ट्रैवलिंग करें, इसको लेकर पिछले लंबे समय से एलन मस्क की कंपनी जो है वो प्रयास कर रही है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक कहें तो पूरी दुनिया के लिए एक थोड़ी सी दुखद खबर इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि जब दुनिया में कहीं ना कहीं विकास होता है तो निश्चित तौर पे उसमें संभावनाएं सबकी बनती हैं और उससे सीखने के लिए मिलता है। एलन मस्क की कंपनी और उसके प्रबंधन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम लोग इससे मायूस नहीं है, हमने इससे कुछ ना कुछ सीखा है और हम एक प्रयास जारी करेंगे और आगे करेंगे। अब अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी कुछ क्षणों के बाद 11 बजे का समय मुकर्रर है। उनके आवास पर एक कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट की बैठक में तमाम जो संभावनाएँ हैं उन संभावनाओं को तलाशा जाएगा कि हम हिंदुस्तान को किस तरीके से और बेहतर देश बनाएं, क्योंकि
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां जो बनी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया अब कहीं ना कहीं एक संभावनाओं के तौर पे हिंदुस्तान को देखने लगे और हिंदुस्तान ने स्पष्ट तौर पे एक पूरी दुनिया को आतंक से निजात दिलाने का जो बीड़ा उठाया है, इसकी निश्चित तौर पर चाहे मुंह की सराहना हो रही हो, लेकिन सराहना हो रही है। कुछ जो बड़े देश हैं जिनको इसकी पहल करनी चाहिए थी यूएन में, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, वो इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं आगे निकल गया है। जिस तरीके से अगर कल के 2 दिन के दौरे की बात करें गुजरात में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में एक बहुत अच्छी बात कही है कि अपना जो देश है, अपने देश में बनने वाली चीज़ों का उपयोग करें। छोटी छोटी दुकानों पर उन्होंने छोटी छोटी बातों का जिक्र किया है। कंघे जैसी चीज़ का, कि बालों को काटने के लिए कंघे की आवश्यकता होती है, हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम किस देश की किस सामग्री का इस्तेमाल करें। तो निश्चित तौर पर एक स्वरोजगार की जो योजना है उसको बढ़ाने की तरफ उन्होंने कहीं ना कहीं एक कदम बढ़ाने के जो संदेश हैं वो दिया है। और आज ये जो बैठक है, इस बैठक में बहुत सारे मसले जो हैं उन मसलों पे चर्चा होनी स्वाभाविक मानी जा रही है। जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जाएँ राजनीतिक हलकों में। तो ये जो बैठक है, इस बैठक पे आप आज सबकी निगाह रहेगी इस बैठक में किस तरीके से चीज़ें आगे निकलती हैं और देश जो है कैसे आगे बढ़ेगा। एक पूरी दुनिया से एक बड़ी खबर ये आ रही है, गुलाम नबी आज़ाद जो विदेश के दौरे पर गए हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई है और इस बारे में जानकारी हिंदुस्तान की सरकार को दी गई है। हालांकि उन्हें वहाँ जो भी बेहतर इलाज है वो मुहैया कराया जा रहा है। उसके अलावा दिल्ली सरकार की बात कर लें तो दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 31 तारीख को उनकी कैबिनेट की बैठक है। उस कैबिनेट की बैठक में तमाम तरह के जो निर्णय हैं वो लिए जाएंगे और एक बहुत बेहतर जो फैसला लिया है रेखा गुप्ता की सरकार ने, उसकी निश्चित तौर पे सराहना होनी चाहिए। 1984 में जिस तरीके से सिख दंगे हुए और सिखों को टारगेट किया गया, उनके घरों में आग लगाई गई, उनको लूटा गया, उनको मारा गया, उनके दर्द को समझा है दिल्ली सरकार ने और उनमें से बहुत सारे जो ऐसे उनके परिजन रह गए हैं उनको सरकारी नौकरी कर दी गई है। सरकारी नौकरियों के जो प्रमाण पत्र हैं, जो नियुक्ति पत्र हैं वो दिए गए हैं। तो सरकार एक कहीं ना कहीं इसमें बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये जो 100 दिन का कार्यकाल है, इस 100 दिन के कार्यकाल को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इसको और बेहतर बनाया जाए, दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार आई थी चुनाव के दौरान, जो वादे किए थे उन वादों को किस तरीके से पूरा किया जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिली है जो वृद्धावस्था पेंशन है उस पेंशन को बढ़ाया जा सकता है। जो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन दी जा रही है उस पेंशन में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ महंगाई भत्ते जो हैं उनका ख्याल करते हुए उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। इन सब मसलों पर जो दिल्ली सरकार है वो प्रयास कर रही है और 31 तारीख को एक जश्न के तौर पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की दिशा में कहीं ना कहीं सरकार दिखेगी। आज दिल्ली के आसपास की जो गतिविधियाँ हैं इसी तरीके से केंद्र सरकार की जो बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होगी और जो दिल्ली सरकार की बैठक है वो रक्षा मंत्री क्षमा कीजिएगा, वो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उनकी अगुवाई में होती हुई दिखेगी। इन दोनों बैठकों में किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसी के आसपास मुझे लगता है कि आज दिल्ली की गतिविधियां होंगी। उसके अलावा अगर मौसम की बात कर लें तो आज अलर्ट जारी किया गया है। पूरे दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। सुबह से उमस बनी हुई है, लोग जो है वो गर्मी से हलकान हैं, लेकिन अब शाम तक किस तरीके का मौसम रहेगा इस पर मुझे लगता है सबकी निगाह रहेगी। ठीक है उपेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए। उपेंद्र, उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, हम चाहेंगे कि उसकी जानकारी साझा करें। बिल्कुल, जिस तरीके से जो सरकार की ओर से जो है जो कई महीनों से कई सालों से जो की पद पर जिस तरीके से जो जमे हुए थे, एक ही स्थान पर जो कई सालों से जमे हुए थे, उन अधिकारियों के जो है वो तबादले जो है वो किए गए हैं। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि कई सारे अधिकारी जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए, कई सारे ऐसे थे जो घूस लेते हुए भी पकड़े गए। उन अधिकारियों की जगह पर जो है उन दूसरे अधिकारियों को जो है उनका ट्रांसफर जो है वो वहाँ पर किया गया। जिस तरीके से बागेश्वर में भी जो घटना जिस तरीके से सैनिक अधिकारी को जो है वो बर्खास्त वहां पर जो है वो किया गया था, उसके साथ ही जिस तरीके से देहरादून के कालसी में भी एक मामला सामने आया था, उसमें भी ये देखा गया था कि जिस तरीके से पटवारी जो है वो रिश्वत लेता हुआ जो है वो दिखाई दिया था। तो ऐसे कई सारे अधिकारी और जिस तरीके से साथ ही साथ ये देखा गया था कि जो काफी लंबे समय से जो अधिकारी एक स्थान पर जमे हुए हैं उन अधिकारियों को जो है तबादले जो है इधर से उधर जो है वो किए गए हैं।
हैं। दूसरी की अगर बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब पंचायत चुनाव को जो है कार्यकाल में जो प्रशासक बैठाए गए थे उनके कार्यकाल अब मंगलवार को खत्म हो चुके हैं और साथ ही साथ अब जो तमाम जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनका ये मानना है कि ये लोकतंत्र की हत्या जो है वो की जा रही है। जिस तरीके से सरकार जो है, सरकार को इससे पहले ही ये फैसला लेना चाहिए था कि कब जो है वो चुनाव होंगे, क्योंकि 6 महीने का जो प्रशासकों का जो टाइम जिस तरीके से बढ़ाया गया था उसमें सरकार को फैसला लेना था कि चुनाव जो है वो जल्द से जल्द कराए जाएं, लेकिन इसमें भी अभी तक सरकार जो है वो विफल रही है। आज हालांकि कैबिनेट बैठक है, कैबिनेट बैठक से सभी पंचायत के प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि इसमें जो है एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार ले सकती है, क्योंकि काफी लंबे समय से, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से भी ये कहा गया है कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार पंचायत के चुनावों को जो है वो कराया जाए और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक इस चुनाव को संपन्न कराने को लेकर जो है बात की गई है। हालांकि पंचायत राज्य चुनाव आयोग की ओर से जो है लगातार इस पर काम जो है वो किया जा रहा है। उनका ये मानना है कि तैयारी जो है वो पूरी की गई है, लगातार जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो तैयारी की जा रही है, लेकिन अब फैसला जो इस तरीके से सरकार को लेना है कि सरकार अगर चाहती तो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जो है चुनाव जो है वो संपन्न करा सकती है और साथ ही साथ अगर जुलाई में चुनाव नहीं होते हैं तो ये माना जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच जो है चुनाव जो है वो संपन्न कराए जाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरीके से चारधाम यात्रा जो है वो प्रदेश में चल रही है, ऐसे में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं से लेकर तमाम प्रशासकों की टीमें जो है चारधाम यात्रा में जुटी हुई है। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि सरकार जो है प्रशासकों का कार्यकाल जो है वो आगे और बढ़ा सकती है, या फिर जिस तरीके से जो कोर्ट की ओर से जो निर्देश सरकार को मिले हैं उसको फैसले को देखते हुए जल्द से जल्द जो है चुनाव जो है वो प्रदेश में संपन्न जो है वो करा सकती है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास राजकुमार, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए। राजकुमार, कोरोना और मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ खास अपडेट? कोरोना की स्थिति अभी किस तरह से नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा, और मौसम कितनी ज्यादा चुनौती बना हुआ है इस स्थिति से निपटने के लिए? देखिए मनीषा, ये जो मौसम परिवर्तन होता है, डॉक्टरों ने बहुत पहले इस बात की घोषणा की है और समय समय पर अवेयर के कार्यक्रम जो है वो कराए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी हॉस्पिटल हैं उन हॉस्पिटलों में कोविड के लिए हेल्प डेस्क बनाने के जो निर्देश हैं वो तकरीबन 4 दिन पहले दे दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पूरे दिल्ली और एनसीआर का जो इलाका है उसमें निश्चित तौर पर निरंतर जो है बढ़ोतरी हो रही है। 1000 से ज़्यादा जो कोरोना पीड़ित हैं वो दिल्ली में रिकॉर्ड हो चुके हैं। उसके अलावा अगर दिल्ली के से सटे हुए अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये जो मौसम है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। डॉक्टरों की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहना है कि इस बार जो ये जो कोरोना की वेव है, इस कोरोना की वेव से अपने आप को बचा के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मौसम एक तरफ से परिवर्तित होता है, अब हम गर्मी से जब बरसात की तरफ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उमस भरा मौसम होगा और उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के जो इम्यून क्षमता जो होती है, जो उसकी प्रतिरोधक क्षमता होती है, उस प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उबाल कर पानी पिएं, अपने आप को एसी से बचा कर रखें। एक साथ अगर गर्मी से आ रहे हैं तो एसी में ना बैठें, थोड़ा सा पंखे का इस्तेमाल करके अपना पसीना सुखाएं। तो तमाम तरह के जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और डॉक्टरों की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया कि पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये जो कोरोना का वायरस है, ये वायरस मृत्यु दर जो है इसमें बहुत ज़्यादा रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो 2 वेव थी उन 2 वेवों में कोई भी व्यक्ति अवेयर नहीं था। निश्चित तौर पर यदि अगर किसी को जुकाम होता है तो वो थोड़ी निश्चित दूरी बना के रखे, मास्क का उपयोग करे, सैनिटाइजर का उपयोग करें। तो ये तमाम जो निर्देश हैं, जो पहली जो गाइडलाइन है, उन्हीं गाइडलाइनों को एक तरह से निर्देशित किया गया है। उसके अलावा मौसम का मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि आज जो है अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली और एनसीआर में जो है वो बारिश होने की संभावना है पूरी तरीके से। सुबह से मौसम जो है वो उमस भरा हुआ है, आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। तो एक अलर्ट जो है वो ये बताने का प्रयास किया गया है कि बारिश हो सकती है दिल्ली और एनसीआर के। लेकिन आज बड़ी जानकारी ये है कि आंधी जो अंधड़, जिस अंधड़ में 100 वृक्ष 100 पुराने जो पेड़ थे वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गए। तो इस बार तेज़ हवाएं जो है वो चलने की संभावना कम है, लेकिन बारिश से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है।
अपडेट लेना चाहेंगे कि देखिए प्रदेश में अभी कोरोना को लेकर किस तरह की स्थिति है। और देखिए चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में कोरोना ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति अभी प्रदेश के लिए और सरकार के लिए? देखिए जो जिस तरीके से जो कोरोना के जो नए वेरिएंट जिस तरीके से प्रदेश में मिले हैं, उसमें हालांकि जो स्वास्थ्य महानिदेशक का ये मानना है कि इस वेरिएंट से जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि 3 जो मामले जिस तरीके से उत्तराखंड में आए थे, उनमें जो है सभी जो मामले हैं वो बाहरी राज्यों से जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से पहुँचे थे, उनमें ये मामले जो है वो सामने आए थे। जिस तरीके से बेंगलोर, पश्चिम बंगाल से जिस तरीके से जो आए थे, उनके उसमें जो है कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो उसमें उनमें जो है मिला था। लेकिन अभी भी जो है स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि कोरोना को लेकर तमाम जो तैयारियां जो होती है वो तमाम तैयारियां जो है वहाँ की गई है। तमाम जो बेड हैं कोरोना के, वो तमाम बेड जो है वो तैयार किए गए हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्थाएं जो है वो तमाम जो है वो की गई है, क्योंकि जो अव्यवस्थाएं या जिस तरीके की लेलथीपी जो पहले जब कोरोना वायरस जब फैला था उस तरीके की चीज़ें जब देखने को मिली थी, तो उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही जो है अब जो है नहीं देखने को मिलेगी। तमाम तैयारी जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो की गई है। सबसे ज़्यादा चुनौती ये जरूर है कि चारधाम यात्रा जिस तरीके से चल रही है, देश से लेकर विदेशों से जिस तरीके से श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचते हैं, तो ऐसे में वहां पर जो है वो जरूर चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए होगी। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो धामों की ओर भी लगातार जो है वो निरीक्षण कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव का ये मानना था कि तमाम जो ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से, बाहर देशों से जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अगर उनका जो है टेस्ट जो है वो किया जाए और अगर कोई भी लक्षण उनको कोरोना जैसे लक्षण उनमें पाए जाते हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है उनका इलाज जो है वो कराया जाए। तमाम एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है उनको दिए जाए। मास्क लगाने के हिदायत जो है चारधामों में जो है वो दी जाए। इन तमाम चीजों को एहतियात बरतने के दिशा निर्देश जो है, एक तरफ चारधाम यात्रा प्रदेश में चल रही है और दूसरी तरफ कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन जिस तरह से कोरोना की मार भी देखिए आप पड़ने लगी है कहीं ना कहीं, और यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष एडवाइजरी जारी की जा रही होगी, ऐसे में कैलाश मानसरोवर यात्रा को संपन्न कराना इस पूरी स्थिति में कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है? देखिए, क्योंकि अभी जो कोरोना का जो वेरिएंट मिला है उससे उतना सरकार जो है वो घबराई हुई भी नहीं है और ना उनके सामने उतनी बड़ी चुनौती जो है वो सरकार समझ रही है और ना स्वास्थ्य विभाग उसको समझ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो वेरिएंट है उनका ये मानना है कि अभी तक जिनमें भी ये लक्षण यहाँ पर पाए गए हैं उसमें किसी प्रकार की कोई घबराने वाली जो है स्थिति नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति पूरी तरीके से स्थिर है। और हालांकि ये जरूर थे इनमें थोड़ा सा लक्षण जो है वो जरूर कोरोना के पाए गए थे। उस तरीके से उनका जिस तरीके से एम्स में भी एक मरीज का इलाज चला था, उसके साथ एक जो महिला पश्चिम बंगाल से आई थी वो अपने घर में वो क्वारंटाइन हो गई थी, क्योंकि इन तमाम एहतियात जो है वो उन्होंने बरतना जो है वो शुरू कर दिया था। लेकिन चुनौती जरूर है, उसको लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो है वो पहले ही कर दी गई है। तमाम जो बाहर से जो आने वाले जो लोग हैं उनकी पहले से जो टेस्टिंग जो है वो कर दी गई है कि जो भी बाहर से आने वाले जो लोग हैं अगर उनमें कोई किसी प्रकार के कोई लक्षण जो है वो अगर पाए जा रहे हैं तो उनका जो है वो टेस्ट किया जाए, उनको जो है या तो उनका इलाज जो है वो कराया जाए, उनको वैक्सीन या तमाम सारी जो एहतियात जो बरतने कोरोना के टाइम पे होता है तमाम एहतियात जो है वो बरता जाए। साथ ही जिस तरीके से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी अब जल्द जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो तैयारी है कैलाश मानसरोवर को लेकर वो अलग हो चुकी है। 2019 के कोरोना के बाद जो है यह यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, क्योंकि 2019 में ही यात्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हुई थी और जैसे ही कोरोना बढ़ा था उसके बाद यात्रा को जो है वो बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जो है अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे थे, साथ ही साथ जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी जिस तरीके से वहां पर देखा, जायजा लिया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का यह मानना था कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है वो काफी अच्छी होने वाली है। तमाम जगहों पर जिस तरीके से जो रास्ते हैं उनको जो है वो बनाया गया है, तो लिपू लेक से लेकर जो रास्ते हैं वो उनको बॉर्डर्स एरिया पर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के
भी जो है रास्ते तैयार कर दिए गए हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब सरकार, केंद्र सरकार जो सीमांत जनपद है, जो बॉर्डर्स से जुड़े हुए जो गांव हैं, उनको वाइब्रेट विलेज के तौर पर जिस तरीके से जोड़ने की कोशिश भी लगातार केंद्र सरकार की ओर से जो है वो इस पर काम किया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि जो उत्तराखंड के जो बॉर्डर्स गांव हैं, जो चीन सीमा से जुड़े हुए जो गांव हैं, लोग उनको जो है फिर से एक बार जो है वो बसाया जाए, वहां पर जो है लोग जो है आवाजाही कर सकें। इन कामों को लेकर जो है, इन चीजों को लेकर जो है फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में मानसरोवर की यात्रा जो है काफी खास जो है वो रहने वाली है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो वाइब्रेट विलेज के तौर पर जो काम किया जा रहा है, उसके तहत जो है बॉर्डर्स पर जो है लोगों की आवाजाही रहे, ऐसे में वहां पर गांवों को बसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में मानसरोवर यात्रा जो है काफी अच्छी और सुगम जो है वो रहने वाली है। बिल्कुल, और सकुशल वो भी संपन्न हो, ऐसी ही कामना करते हैं। फिलहाल दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।